students, welcome back to my channel and I am here with another topic that is determinants. जब determinants का जो topic है इसके अंदर कई और सब topics आते हैं which you may have read in your previous classes. जैसे कि आर्टिकल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, इनके रूल्स को आप, इनके यूजेस को आप प्रीवियस क्लासेस में भी अलग अलग तरीके से पढ़ चुके होंगे. बट टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ होलसम वीडियो ऑफ दिस topic. So now let's start with what are determiners or what are the functions of determiners. So I have taken some sentences here. Ram has a book. I have my pen. I can solve this problem. Either brother can attend the party. There is some water in the glass. अब हर सेंटेंस में I have underlined some of the वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये हमारे डिटरमिनर्स हैं. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज अंडरलाइन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस. तो पहले हम देखते हैं कि सब में कॉमन क्या है. कॉमन ये है कि हर सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है यानी कि आपका जो डिटरमिनर है दैट हैज बीन यूज्ड बिफोर अ नाउन. तो सबसे पहली बात तो ये है जो कॉमन है सब में कि ये जो डिटरमिनर जो वर्ड है वो किसी नाउन के जस्ट पहले यूज हुआ है. तो पहली बात तो ये है कि ये पहले यूज हुआ है. दूसरी चीज जो है वो क्या होगी कि इस नाउन के पहले यूज होके ये इसके बारे में कुछ डेफिनेट कर रहा है. डेफिनेट कर रहा है या डिटरमाइन कर रहा है. क्या डिटरमाइन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल पहले सेंटेंस में उसने बताया कि किताब कितनी है, एक है. दूसरे में बताया कि बुक किसकी है, मेरी है. ये पोजीशन बता रहा है कि बुक किसकी है, बुक मेरी है. संबंध बता रहा है कि ये बुक मेरी है. आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. कौन सी प्रॉब्लम, पोजीशन बता रहा है. ठीक है, इसकी पोजीशन बता रहा है कि वो कौन सा वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. पोजीशन बता रहा है. आइदर ब्रदर, नंबर बता रहा है. दोनों में से कोई भी एक भाई जो है वो पार्टी को अटेंड कर सकता है. देयर इज सम वाटर इन द ग्लास. ग्लास में थोड़ा सा पानी है. ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी बता. ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था कि दोनों में से कोई भी एक भाई जो है वो पार्टी को अटेंड कर सकता है. तो यहाँ कुछ चीजें निकल के आई हैं जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि व्हाट आर डिटरमिनर्स और वी कैन डिफाइन द डिटरमिनर्स. तो यहाँ कॉमन बात ये है दैट डिटरमिनर आर यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड while using they provide some extra information in order to determine something about the noun. ये नाउन के पहले यूज होते हैं और उसके पहले यूज होके ये उसके बारे में कुछ डेफिनेट कर देते हैं, कुछ डिटरमाइन कर देते हैं. क्या क्या डिटरमाइन करते हैं वो यहाँ पर हमने देखा है और आगे जब हम और पढ़ेंगे तो और भी चीजें देखेंगे कि क्या क्या डिटरमाइन होता है. तो ये तो हो गया आपका कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं. अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं. तो चलिए आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की. डिटरमिनर्स बेसिकली 6 टाइप्स होते हैं डिटरमिनर्स के. द फर्स्ट इज आर्टिकल्स जिनको कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ए, एन और द. दूसरा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पॉसेसिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, इंटेरोगेटिव्स, और डिटरमिनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर. तो डिटेल में हम इनको 1 by 1 कवर करेंगे. फिलहाल आप समझ लीजिए आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द. डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं दिस, दैट, दीज और दोस. पॉसेसिव्स होते हैं माय, आवर, योर, हिज एक्सेट्रा. डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं ईच, एवरी,
आइदर, नाइदर। इंटरोगेटिव्स होते हैं which, how much, how many and whose। और डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर बहुत सारे होते हैं, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे पढ़ेंगे। फिलहाल देख लेते हैं सम, एनी, मैनी, लिटिल, फ्यू, सेवरल एक्सेट्रा, राइट। जब हम इसे कवर करेंगे तब हम डिटेल में इनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, दैट इज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसमें डिटेल्ड यूजेस हैं आपके आर्टिकल्स के, जिनको पढ़ के आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है, सिंटेक्स का क्वेश्चन, कंपटीशन का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही यूजेस को समझ सकते हैं। यहाँ हम बहुत ब्रीफ में कवर करेंगे आर्टिकल्स के यूजेस को। तो आर्टिकल्स जो है वो दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है द और इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन। द जो होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही तरीके के नाउन्स के आगे यूज हो सकता है, और ए और एन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज होता है, ठीक। यानी कि वो नाउन्स जो कि गिने जा सकते हो और जो एक हो, सिंगुलर हो, तो उनके नाम के आगे हम ए या एन लगाते हैं। ए कहाँ लगता है? when the word starts from with a vowel तो हम लगाते हैं एन, and if the word starts with a consonant तो हम लगाते हैं ए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज a वॉच, तो यहाँ पर वॉच जो है वो W से स्टार्ट हो रही है, W जो कि कॉन्सोनेंट है तो हमने यूज किया है ए, ठीक है। शी हैज एन एग, अब यहाँ एग जो है वो ई से स्टार्ट हुआ है यानी वॉबल से, तो हमने यूज किया है एन। लेकिन यहाँ पर इसका एक एक्सेप्शन भी होता है कि सपोज करिए कोई वर्ड स्टार्ट तो किसी वॉबल से ही हो रहा हो लेकिन आवाज दे रहा हो कॉन्सोनेंट वाली, तो हम क्या लिखते हो, हम उसकी स्पेलिंग के पहले, उसके नाउन से पहले हम लगाते हैं एन, ठीक है। और अगर कोई वर्ड जो है वो फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले कि शी इज एन यूरोपियन, तो पहले क्या होता था, ऊपर वाले के हिसाब से अगर हम करेंगे तो शी इज एन यूरोपियन, ई यानी कि वॉबल से स्टार्ट हुआ है तो हम यहाँ पर एन लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आवाज आ रही है या की, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो वॉबल लगने के बावजूद भी अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर हम ए ही यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर ही इज एन heir to a royal dynasty. ठीक है, तो इसे हम एयर बोलते हैं, इसीलिए अब भले ही ये एच हो, एच यानी कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन क्योंकि हम इसे एयर बोलते हैं और आवाज आ रही है ए की जो कि वोबल है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, एन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, लगाते समय साउंड को फॉलो करेंगे, ठीक है। वोबल की साउंड आ रही है नाउन में तो आप एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आप ए लगाएंगे, ठीक है। सो नो नीड फॉर फर्दर कंफ्यूजन। अब हम बात करते हैं दा की। दा हमेशा किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ आता है, किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ आता है, डेफिनेट नाउन के साथ आता है, या फिर ऐसे नाउन के साथ आता है जो कि पहले से यूज किया जा चुका हो, जिसको पहले से मेंशन किया जा चुका हो। इसके अलावा आप उस मेरे आर्टिकल्स वाले वीडियो में देख लेंगे कि किन किन चीजों के नाम के आगे द लगता है, तो डिटेल में हो जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ ऐसे समझ लीजिए, आई नो द मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड,
ठीक है, उस आदमी को जो कि सड़क पर खड़ा हुआ है, या देयर इज अ गर्ल, द गर्ल इज अ सिंगर, राइट। तो देखिए ये यहाँ पर जब हमने पहली बार गर्ल का यूज किया तो ए लगाया है, लेकिन जब उसी गर्ल को जिसके बारे में हम पहले मेंशन कर चुके हैं उसको दोबारा रेफर करेंगे तो हम लगाएंगे द। तो इस तरीके से आप ए एन और द का यूज कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं आपका यूजेस ऑफ दूसरा टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, जो कि होगा पॉजिटिव्स ले लेते हैं। पॉजिटिव्स, यूजेस ऑफ पॉजिटिव्स। तो अब हम पॉजिटिव्स यानी कि संबंध रखना, ठीक है। अगर आपने केसेस पढ़े हैं, अगर आपने प्रोनाउंस पढ़े हैं, तो आपको क्लियर आइडिया हो सकता है कि पॉजिटिव जो होते हैं वो प्रोनाउंस के होते हैं, ठीक। तो जितने प्रोनाउन होंगे उनके उतने ही पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम एक तरफ प्रोनाउन लिख लेते हैं और दूसरी तरफ उनके पॉजिटिव लिख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको यूज करना है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले शुरू करते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी। तो आई का माय और वी का अवर, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। यू का योर, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर और वो का होस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन पॉजिटिव्स को याद कर लेंगे और ये देख लेंगे कि ये किसके साथ यूज होते हैं। अब आपको सेंटेंस पढ़ के क्लियर हो जाएगा कि आपको इनमें से क्या यूज करना है। सपोज करिए सेंटेंस ऐसे लिखा है, आई हैव ओन बुक, ठीक, मेरे पास खुद की किताब है। खुद की, किसकी खुद की? मेरी खुद की किताब है, ठीक है। तो अब यहां से समझ लीजिए, अगर आई है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माँ, ठीक। अब द बॉयज हैव डन वर्क, ठीक है। अब बॉयज क्या था? ही, ठीक है। ही का प्लूरल दे का हो गया देयर, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्लूरल हो गया देयर, तो आपने यूज कर लिया द बॉयज हैव डन देयर वर्क। इसी तरीके से इनमें से यू शुड डू वर्क, ठीक है। तो विदाउट एनी डाउट, क्योंकि आप यू का पॉजिटिव होता है योर, तो आपने यूज कर लिया यहाँ पर योर। तो अगर आपको प्रोनाउंस और उनके पॉजिटिव केसेस का आइडिया है तो यू कैन वेरी इजिली यूज दीज डिटर्मिनर्स दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव्स, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। याद रखना है सिर्फ थर्ड पर्सन का प्लूरल अगर है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होता है, ठीक है। इट को भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, इट का इट्स, ठीक है। तो अगर ही, शी और इट है तो इनकी तो अपने खुद के हैं ही पॉजिटिव्स, आप यूज कर सकते हैं। अगर दे डायरेक्टली लिखा हुआ है तो आप देयर लिख देंगे। अगर ही का प्लूरल है तब भी देयर लिखेंगे, शी का प्लूरल है तब भी देयर लिखेंगे, और इट का प्लूरल है तब भी देयर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेशन से आता है और इसका मतलब होता है इशारा करने वाले या संकेत करने वाले, ठीक है। इशारा करने वाले या संकेत करने वाले। इसमें 4 वर्ड्स होते हैं, 4 डिटर्मिनर्स होते हैं जिनका यूज आपको सीखना है। दिस, दैट, दीज और दोस, ये 4 वर्ड हैं जो किसी नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है, और उनको डिटरमाइन करते हैं। तो इनके यूजेस अगर हम समझ लें तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं दिस। दिस जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर थिंग दैट इज नियर,
ठीक है, ये नियर टाइम के रेफरेंस में भी हो सकता है और पोजीशन के रेफरेंस में भी हो सकता है। ठीक है, पास की कोई चीज या पास के समय की कोई चीज अगर सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे दिस। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स और दिस बॉक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर पोजीशन हो गई। ठीक है, कौन, मैं इस भारी बक्से को उठा सकता हूं। तो पास की बात हो रही है, तुरंत की बात हो रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पास है और नाउन पास है, तो हमने यूज किया दिस। ठीक है, आई न्यू दैट बॉय। अब देखिए पास्ट में है, आई न्यू दैट बॉय पास्ट में है, तो इसका ये मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंट हो गया, थोड़ा दूर हो गया, तो यहां पर हमने यूज कर लिया दैट। ठीक है, तो यहां दिस और दैट का यूज क्या होगा, अ सिंगुलर थिंग दैट इज नियर, तो हम दिस का यूज करेंगे, एंड अ सिंगुलर थिंग दैट इज फार और दैट इज डिस्टेंट, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दैट। ठीक है, दिस का मतलब यह और दैट का मतलब वह। दूर की चीज अगर एक है तो दैट, और पास की चीज अगर एक है तो दिस। अब बात करते हैं दीज और दोस की। दीज जो होता है वो होता है प्लूरल दिस का। ठीक है, प्लूरल ऑफ दिस, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर पास की प्लूरल चीजों के लिए आप दीज का यूज करेंगे और डिस्टेंट की प्लूरल चीजों के लिए आप यूज करेंगे दोज का, प्लूरल ऑफ दैट। ठीक है, ये दिस का प्लूरल हो गया, ये दैट का प्लूरल हो गया। तो पास की बहुवचन चीज के लिए दीज का यूज करेंगे और दूर की बहुवचन चीजों के लिए हम दोज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस है, कैन यू सी दोज ट्रीज ऑन द रोड। ठीक है, तो रोड और उसके दूसरी तरफ पेड़, तो ये डिस्टेंट हो गया, तो यहाँ दोज यूज किया है। ठीक है, दीज आर माई फ्रेंड्स। देख के ही पता चल रहा है सेंटेंस को कि फ्रेंड्स कहाँ है, पास में है, ये मेरे दोस्त हैं। तो ये लोकेशन जो है, सिचुएशन जो है वो पास की हो गई। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से, पास की सिंगुलर चीज के लिए दिस, पास की प्लूरल चीज के लिए दीज, दूर की सिंगुलर चीज के लिए दैट और दूर की प्लूरल चीज के लिए दोज। तो अब जब भी आपको भरने के लिए आएगा तो आप सही से समझ सकेंगे कि दिस यूज करना है या दैट यूज करना है। यहाँ ये भी है कि जो प्रेजेंट की चीज होती है वो हमेशा पास, कंपैरेटिवली पास मानी जाती है और पास्ट की चीज कंपैरेटिवली दूर मानी जाती है। ठीक, तो ये हो गए आपके यूजेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव्स। तो यूजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ये होते हैं ईच, एवरी, आइदर और नाइट। ठीक है, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके यूजेस को समझने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं।
चलिए, तो ये चारों इन वर्ड्स को, डिटर्मिनल्स को यूज करते हुए हमने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब हम स्पेसिफाई करते हैं इनके यूजेस को। सो ईच बॉय इन माई फैमिली इज एजुकेटेड, एवरी इंडियन शुड बी एजुकेटेड। यहाँ ईच और एवरी दोनों का ही मतलब होता है प्रत्येक या हर। तो लेकिन यहाँ एक जगह हमने ईच यूज किया है और दूसरी जगह हमने एवरी यूज किया है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? दोनों में ही बात तो सेम है, हमारी फैमिली का हर मेंबर एजुकेटेड है, हर भारतीय को एजुकेटेड होना चाहिए। तो सुनने में तो हमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन टेक्निकली डिफरेंस है। वो कैसे है देखिए। ईच बॉय इन माई फैमिली इज एजुकेटेड, मेरी फैमिली का हर लड़का। तो एक ग्रुप की बात तो हो रही है, एक ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन ये ग्रुप कैसा है? ये ग्रुप एक स्मॉल और डेफिनेट ग्रुप है, स्मॉल एंड डेफिनेट ग्रुप। ठीक है, अगर एक स्मॉल और डेफिनेट ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, उसमें से एक की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे ईच, क्योंकि फैमिली में नंबर ऑफ बॉयज जो है वो डेफिनेट होगा और स्मॉल होगा। लेकिन जब हम इंडियंस की बात कर रहे थे, एवरी इंडियन, तो ये ग्रुप कैसा है? ये एक लार्ज ग्रुप है और इंडेफिनेट ग्रुप है, लार्ज एंड इंडेफिनेट ग्रुप। कितने भी नंबर उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक, तो एक बड़े और इंडेफिनेट ग्रुप में से एक की बात करने के लिए हम यूज करते हैं एवरी। फिर से समझ लीजिए, एक छोटे और डेफिनेट ग्रुप में से अगर एक की बात हो रही हो तो आप ईच यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय इन माई फैमिली इज एजुकेटेड, ईच स्टूडेंट इन क्लास 11th वॉज प्रेजेंट। ठीक है, each of the singer in the room was mesmerized। तो रूम में सिंगर्स थे, लेकिन ऑब्वियसली रूम में रहे होंगे तो वो फिक्स नंबर और रहे होंगे, एक छोटे ग्रुप ऑफ सिंगर्स रहा होगा। दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं, एवरी पर्सन इन द क्राउड वॉज शाउटिंग। भीड़ में से हर बंदा चिल्ला रहा था। तो भीड़ एक बड़ा ग्रुप हो गई और उनमें से कंपैरेटिवली लार्जर ग्रुप हो गया। जब उनमें से एक की बात हो रही है तो एवरी की बात हो रही है। ठीक है, एवरी ब्रदर एंड सिस्टर शुड हैव लव अमंग देम। ठीक है, तो यहाँ दुनिया के हर ब्रदर और सिस्टर की बात हो रही है, तो एक बड़ा ग्रुप हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप ईच और एवरी का यूज करेंगे। अब बात करते हैं आइदर और नाइदर की। आइदर का मतलब होता है 1 out of 2 और नाइदर का मतलब होता है नॉट 1 out of 2, यानी ये पॉजिटिव होता है। आइदर जो है, जिसको आप इधर भी बोलते हो, है ना, पॉजिटिव होता है, और नीदर नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो आइदर या नाइदर या ईदर या नीदर दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। ठीक है, तो अगर दो में से एक की पॉजिटिवली बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ईदर ऑफ यू टू कैन डू दिस, तुम दोनों में से कोई भी इसको कर सकता है, तो पॉजिटिव है, तो हमने यूज किया है ईदर का। ठीक, नीदर ऑफ हिज ब्रदर कुड डू इट, दोनों में से कोई भी भाई ये नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये ऐसे है। अब डिटर्मिनर के रूप में इसका यूज देख लेते हैं। He scolded either boy। ठीक है, तो यानी कि दो बॉयज थे, दोनों में से हर लड़के को उसने डांटा। ये इसका मतलब बोथ भी हो सकता है, यू कैन स्टैंड इन ईदर लाइन। ठीक है, यहाँ दोनों लाइंस में आप खड़े हो सकते हैं, किसी में भी, जिसमें भी आप चाहें उसमें आप खड़े हो सकते हैं। नीदर का मतलब नेगेटिव होता ही है। ठीक है, नीदर ऑफ हिज ब्रदर कुड डू इट, इसका मतलब उनमें से कोई भी भाई ये नहीं कर पाया। तो ये हो गया आपका यूजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब हम अगला करते हैं आपका यूजेस ऑफ इंटेरोगेटिव्स। तो इंटेरोगेटिव्स में है which, पहले लिख लेते हैं uses of interrogatives, और इसमें होगा आपका which, whose, how much,
और हाउ मैनी। ठीक है, अब इनके यूजेस कैसे करने हैं वो देखिए। विच का मतलब होता है कौन सा। ठीक है, तो अगर सेंटेंस बनाने के लिए आप देखिएगा, अगर सेंटेंस बनाने के लिए पहली बात तो देखो एक चीज पहचाननी बहुत आसान रहेगी कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है, जो डिटरमिनर भरने के लिए जब आपको एक्सरसाइज आएगी, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया हुआ है तो यानी कि आपको वहां इंटेरोगेटिव ही यूज करना है। तो ये तो हिंट आपके पास अवेलेबल है कि ये हमें यूज करना है विच, हुज, हाउ मच और हाउ मेनी, इनमें से कोई भी एक डिटरमिनर यूज करना है। अब ये कैसे करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें हम भरते हैं इंटेरोगेटिव्स। तो पहली चीज तो जब स्टार्टिंग में ब्लैंक मिलेगा तो यू विल बी क्लियर कि हमें यहाँ पर इंटेरोगेटिव भी भरना है। क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है एंड में, तो ये भी हिंट है ही है। अब हम देखते हैं कि भरना कैसे। बुक यू आर टॉकिंग अबाउट, कौन सी बुक की बात तुम कर रहे हो। तो अगर सेंटेंस में कौन सी भरना है तो हम भरेंगे विच। ठीक, बुक इज दिस, किसकी किताब है। अगर किसकी भरना है तो हम भरेंगे हुज। ठीक, अगला है मनी डू यू नीड, कितना पैसा तुमको चाहिए। कितने बच्चे हैं क्लास में, यहाँ पर आपको हाउ मच और हाउ मैनी यूज करना है, लेकिन मच और मैनी के डिफरेंस को देखते हुए। ठीक है, मच और मैनी का डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में। मनी डू यू नीड, पैसे की बात है, ठीक है, सिक्कों की या रुपयों की, नोटों की बात नहीं है। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन है तो आप यूज करेंगे हाउ मच। ठीक है, धन, कितना धन उसकी उसको जरूरत है, हाउ मच मनी डू यू नीड। और दूसरे को देखिए, बॉयज आर देयर इन द क्लास, नाउन है आपका बॉयज, बॉयज विच कैन बी काउंटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई आपकी काउंटेबल नाउन्स की। ठीक, अगर सेंटेंस का नाउन काउंटेबल है तो आप यूज करेंगे हाउ मैनी। ठीक है, कितना धन, कितने बच्चे, कितने लड़के, लेकिन फर्क कहाँ है अनकाउंटेबल और काउंटेबल में। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो आप हाउ मच यूज करेंगे, अगर नाउन काउंटेबल है तो आप हाउ मैनी यूज करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप कौन सा, किसका, कितना, कितना अनकाउंटेबल, कितना काउंटेबल, इस तरीके से आप इनको भर देंगे और करेक्ट यूजेस को करेंगे। आपका डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। क्वांटिटी और नंबर में फर्क होता है। क्वांटिटी जिसको कि काउंट नहीं कर सकते और नंबर जिसको कि काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्वांटिटी और नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम एक एक करके लेते हैं। पहला है आपका मैनी, मच, मैनी है, एक ग्रुप होता है ये। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। शी हैज मैनी फ्रेंड्स, she has much love for novels. Many a man can do this. अब ये तीन सेंटेंसेस हमने लिख लिए। यहाँ आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैनी, मच और मैनी ए के यूजेस में फर्क क्या होता है। मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। जब काउंटेबल में नंबर ज्यादा हो, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, मच का भी यूज होता है, मतलब होता है बहुत सारा। मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए
और मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, तो जहां बहुत सारे की बात हो रही है, अनकाउंटेबल में लव जो है वो अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पर हमने यूज किया है मच। और फ्रेंड्स जो है वो नंबर होगा, डेफिनेटली काउंटेबल होगा, तो इसके लिए हमने यूज किया है मैनी। ठीक है, अब बात आती है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लेवल के बैंकिंग के, डिफेंस के, एनडीए के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार ये वर्ड आ जाता है मैनी ए, और सेंटेंस में करेक्शन पूछा जाता है। जब हम मैनी देखते हैं तो हमारा आइडिया जनरली ये होता है कि मैनी है तो प्लूरल होगा और आगे की चीज भी प्लूरल होगी, लेकिन मैनी एक साथ में लगते ही, ये फ्रेज बनते ही मैनी जो होता है वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो मैनी ए का मतलब होता है एक। ठीक, और मैन ऑब्वियसली यहाँ पर इसीलिए हमने MEN नहीं लिखा है, यहाँ मैनी होते हुए भी यहाँ पे हमने MEN नहीं लिखा है बल्कि MAN लिखा है। तो आगे भी याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में मैनी ए लगा हुआ है तो उसके बाद वाला नाउन सिंगुलर होता है, बिकॉज मैनी ए एक्सप्रेसेस अ सिंगुलर नंबर। ठीक है, मैनी ए एक्सप्रेसेस अ सिंगुलर नंबर। तो ये समझ में आ गया, मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए और मच अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, मैनी ए सिंगुलर के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सम और एनी की। ठीक है, थोड़ा थोड़ा या कुछ, दोनों का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। यहाँ हम बात करते हैं सम और एनी की। हम कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। देयर आर some boys in the class. There is not any boy in the class, and is there any boy in the class? अब इसको समझ लीजिए, यहाँ तीनों का मतलब थोड़े से या कुछ है। क्लास में कुछ बच्चे हैं, क्लास में कुछ बच्चे नहीं हैं, क्या क्लास में कुछ बच्चे हैं? तो हिंदी में तीनों में ही एक ही बात है। ठीक है, लेकिन हमने डिटर्मिनल्स अलग अलग यूज किए हैं। ठीक, यहाँ पर सम यूज किया है, यहाँ एनी और यहाँ एनी। इन सेंटेंसेस में फर्क क्या है? ये फर्क है, ये सेंटेंस एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जो सम और एनी जो होते हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए ही यूज हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैनी और मच की तरह यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। सम और एनी कैन बी यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, और सम जो होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, और एनी जो होता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम रिस्पेक्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये एफर्मेटिव है, अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी हमने सम यूज किया है। डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर हर? ठीक, इंटेरोगेटिव है तो यहाँ हमने यूज किया है एनी। यहाँ पर ये रिस्पेक्ट जो है वो कैसा नाउन है? इट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो सम और एनी कैन बी यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, एंड सम इज यूज्ड फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड एनी इज यूज्ड फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव sentences. Now let's move on to the next group, that next word, that is several. Several is also like many, but several is used for a larger number in comparison to many. I have read several books. I have read several books. Right? There are several buildings in New Delhi. Right? So several means more than many. ठीक, इसके बाद है enough. Enough is also can be used. अच्छा, ये जो several है, it is used for countable nouns only.
एनफ की बात करते हैं। एनफ कैन बी यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, और इसका मतलब होता है काफी, ठीक है, एक सैचुरेटेड अमाउंट, एक सैचुरेटेड नंबर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एनफ स्पेस इन द रूम। ठीक है, तो देयर इज एनफ स्पेस इन द रूम, यानी रूम में काफी सारा स्पेस है। आगे बात करते हैं ऑल की। ऑल भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही के साथ यूज किया जा सकता है, एंड ऑल इज ऑलवेज फॉलोड बाय द। ऑल द बॉयज इन द क्लास आर साइलेंट, राइट। तो ऑल यूज किया है हमने बॉयज के लिए, बॉयज काउंटेबल है और ये फॉलो हुआ है द से, ठीक है। ऑल द लव आई हैड फॉर हर इज लॉस्ट नाउ, राइट। तो यहाँ देखिए लव है, अनकाउंटेबल है, फिर भी हमने ऑल यूज किया है, एंड इट हैज बीन फॉलोड बाय द, ठीक है। तो ऑल के बाद हम हमेशा द लगाएंगे, और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल सभी के लिए यूज हो सकता है। और ऑल का मतलब होता है सारा, सभी, सब, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन डिटरमिनर्स का यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली की तरफ, और ये है आपका फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो सबसे जो पहली चीज है वो तो ये कि फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। काउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं फ्यू को, ठीक है। और फ्यू के ये अदर फॉर्म्स जो है वो है अ फ्यू और द फ्यू। तो हम स्पेस बना लेते हैं पहले इनके सेंटेंसेस लिखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्यू की। इसका मतलब होता है कम। फ्यू का मतलब होता है कम, लेकिन ये कम कैसा होगा? ये कम अलग अलग होगा। जैसे फ्यू है, फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेगेटिव। इफ वी से दैट देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, तो पहली बात तो फ्यू यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। तो यहां जब हमने देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास में लिखा, that means that there are almost a negative number of students in the class, ना के बराबर क्लास में बच्चे हैं। इसके बाद अगला है आपका a few। तो a few का मतलब होता है more than few, यानी टोटल नेगेटिव नहीं है, कुछ तो है भले ही बहुत कम हो, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन फिर भी बहुत कम, ठीक है। तो a few students in the class were sleeping, ठीक है। तो यहाँ ये मतलब है कि जो थोड़े से थे और सो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ ना के बराबर स्टूडेंट थे और यहाँ बहुत थोड़े से थे और सो रहे थे, ठीक। अब हम बात करते हैं द फ्यू की। द फ्यू का मतलब है कि थोड़े से हैं लेकिन स्पेसिफिक है, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, ठीक। जैसे कि द फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास वेंट अवे। वो जो थोड़े बहुत स्टूडेंट थे भी क्लास में वो चले गए, ठीक है। तो जो थोड़े बहुत भी स्टूडेंट्स थे क्लास में वो चले गए। तो ये हो गया यूज आपका फ्यू और द फ्यू का। पहली बात, फ्यू का यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। फ्यू गिव्स अ नेगेटिव सेंस, दैट मीन्स ऑलमोस्ट नेगेटिव, ना के बराबर। अ फ्यू का मतलब थोड़े से, भले ही कम लेकिन थोड़े से। और द फ्यू का मतलब है जितना थोड़ा उतना, ठीक है। यानी भले ही नंबर थोड़ा हो लेकिन सिग्निफिकेंट है। जो स्टूडेंट्स थे वो भी क्या हुए, वो भी चले गए थे। और इसी की तरह फ्यू और फ्यू द फ्यू की तरह ही हम यूज करते हैं नेगेटिव को। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इनका मतलब भी होता है थोड़ा सा। बिल्कुल जो फ्यू का मतलब होता है वही लिटिल का मतलब होता है।
फर्क सिर्फ इतना है दैट इट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। फ्यू काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता था और ये लिटिल जो है इट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है और ये मतलब वैसे ही है। लिटिल है ऑलमोस्ट नेगेटिव, अ लिटिल है अ स्मॉल अमाउंट बट नॉट मच, द लिटिल है अ पॉजिटिव मीनिंग। लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं लिटिल के। देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। पहले हम सारे सेंटेंस लिख लेते हैं, देन वी विल बी इन बेटर कंडीशन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इन द ग्लास, आई एम स्पीकिंग सेंटेंसेस, सो आई एम राइटिंग सेंटेंसेस। सो right, so these are the sentences. There is little milk in the glass. तो बिल्कुल पहले वाले की तरह ही little gives completely negative sense। तो इसका मतलब है ग्लास में ना के बराबर दूध है। अब है there is a little milk in the glass to make coffee। ग्लास में दूध तो है लेकिन थोड़ा है, ग्लास में कॉफी बनाने के लिए दूध बहुत थोड़ा है। The little milk in the glass turned sour। जितना था उतना, तो ग्लास में जितना दूध था वो क्या हुआ, वो फट गया, वो खराब हो गया, ठीक है। तो द लिटिल, तो यहाँ लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेगेटिव, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, भले ही कम हो लेकिन है, और द लिटिल जो है वो पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक। तो ये प्रैक्टिस करके आप डिटर्मिनर्स के सारे यूजेस को, डिटेल्ड यूजेस को समझ सकते हैं और आप हर तरीके की एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं।